देखेंगे बिहार बोर्ड क्लास 10th मैट्रिक एग्जाम के लिए केमिस्ट्री से संबंधित एमसीक्यू को। और केमिस्ट्री का एमसीक्यू टेस्ट लगाने के बाद आप अपने नंबर को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर शेयर करेंगे। और बता दें कि केमिस्ट्री का जो चैप्टर है कार्बन तथा उसके यौगिक, कार्बन तथा उसके यौगिक चैप्टर से संबंधित आपका टोटल इसमें 100 प्लस एमसीक्यू है। लगभग 106 क्वेश्चन का एमसीक्यू ये तैयार किया गया है। कार्बन तथा उसके यौगिक से संबंधित रसायन शास्त्र सब्जेक्ट का आपका टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं कार्बन तथा उसके यौगिक से संबंधित एमसीक्यू को। आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। सबसे पहला प्रश्न है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है। सही जवाब होगा ऑप्शन बी C6H12O6। C6H12O6 ये आपका ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, अति महत्वपूर्ण आपका प्रश्नों को, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को इस सीरीज में शामिल किया गया है। तो ध्यान से इस सीरीज को देखें, टेस्ट लगाएं और कमेंट करके अपने कमेंट बॉक्स में नंबर को शेयर करें। और इस तरह से आप टेस्ट लगा करके आप अपने एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं, अधिक से अधिक नंबर को उठा सकते हैं, क्योंकि इसी सीरीज से एग्जाम में प्रश्न को पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 2, ईथेन में कितने सहसंयोजक आबंध हैं? ईथेन में कितने सहसंयोजक आबंध हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन डी 7। ईथेन में आपका 7 सहसंयोजक आबंध है, यानी सहसंयोजक बंधन है टोटल 7 को ईथेन में। और बता दें कि सहसंयोजक बंधन का जो निर्माण होता है, तो सहसंयोजक बंधन का निर्माण करने के लिए आपका अधातु प्लस अधातु, यानी अधातुओं के बीच में, 2 या 2 से अधिक अधातुओं के बीच में जब आपका रिएक्शन होता है तो उससे आपका सहसंयोजक बंधन का निर्माण होता है, सहसंयोजक आबंध बनता है। लेकिन ये अगर धातु और अधातु होता है दोनों, तो ऐसी स्थिति में वैद्युत संयोजक बंधन का निर्माण होता है, यानी आयनिक बंधन का निर्माण होता है। लेकिन यहाँ पे सहसंयोजक आबंध है, तो इस प्रकार से अधातु और अधातुओं के बीच में, 2 या 2 से अधिक अधातुओं के बीच में रिएक्शन होगा, अभिक्रिया होगा, तब जाकर के आपका सहसंयोजक आबंध का निर्माण होगा। तो ईथेन में आपका 7 को आबंध बनता है सहसंयोजक। और सहसंयोजक आबंध जब बनता है तो जो आपका अंतिम कक्षा के संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो संयोजी इलेक्ट्रॉन आपका साझा करते हैं, यानी एक दूसरे के साथ में पार्टनरशिप बनते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉनों को दे करके। कहने का मतलब है कि 2 अधातु अगर रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है, सहसंयोजक आबंध बना रहा है, इसका मतलब है कि दोनों अधातु अपने अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन को, संयोजी इलेक्ट्रॉन को साझा करेंगे और साझा करके सहसंयोजक आबंध का निर्माण करेंगे। ईथेन में इसी प्रकार का आबंध बनता है, सहसंयोजक टोटल 7 को आबंध बनता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 देखेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड समूह कौन है? कार्बोक्सिलिक एसिड समूह। सही जवाब होगा ऑप्शन बी C-H, ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड समूह है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4, एथेनॉल का क्रियाशील समूलक है। एथेनॉल का क्रियाशील मूलक। सही जवाब होगा ऑप्शन ए -OH, ये आपका एथेनॉल का क्रियाशील मूलक है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5, कार्बन की परमाणु संख्या है। कार्बन का परमाणु संख्या। सही जवाब होगा ऑप्शन ए 6, कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है। प्रश्न नंबर 6, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन परमाणु के बीच त्रिआबंध होते हैं, वे कहलाते हैं। सही जवाब होगा ऑप्शन बी एल्काइन, यानी एल्काइन जो है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, और इस एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच जो होता है, कार्बन कार्बन परमाणु के बीच, वो त्रिआबंध मतलब ट्रिपल बॉन्ड का निर्माण होता है। एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच जो आपका बंधन बनता है, वो त्रिबंधन का निर्माण होता है, यानी कि ट्रिपल बॉन्ड बनता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7, कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संयोजकता होती है। सही जवाब होगा ऑप्शन बी 4, कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संयोजकता 4 होता है। कार्बनिक यौगिक जैसे कहने का मतलब कार्बन, तो कार्बन है तो कार्बन का आपका परमाणु संख्या 6 होता है। अब 6 जब होता है तो इसकी संयोजकता कितना होगा? तो पहला जो कक्षा का निर्माण होगा उसमें 2 होंगे इलेक्ट्रॉन, दूसरा कक्षा में आपका बचेगा कितना? अधिकतम आपका 8 लेता है दूसरा कक्षा में इलेक्ट्रॉन, लेकिन 8 इसके पास है नहीं बचा हुआ, कितना है? तो 2 दे दिए पहला कक्षा में, तो दूसरा कक्षा जो है इसमें आपका 2 घटाने पर कितना 4 बचता है, तो 4 आपका दूसरा कक्षा में होगा। और यही आपका कार्बन के लिए दूसरा कक्षा और अंतिम कक्षा होगा जो 4 इलेक्ट्रॉन लेकर के बैठा होता है, यही आपका क्या संयोजकता है। तो 4 आपका कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संयोजकता होती है। कार्बन की संयोजकता थोड़ा सा घुमा रहा है, टेक्निकल अंतर है, पूछ रहा है कार्बन की संयोजकता ही, तो 4 आपका संयोजकता होगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8 देखेंगे, अल्कोहल का क्रियात्मक समूह है। अल्कोहल का क्रियात्मक समूह क्या है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी -OH, अल्कोहल का क्रियात्मक समूह है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9, समान ब्यूटेन का संरचना सूत्र। ध्यान से देखेंगे, समान ब्यूटेन का संरचना सूत्र बताना है। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, ये आपका समान ब्यूटेन का संरचना सूत्र है। यानी समान ब्यूटेन का संरचना सूत्र जो आपका दिख रहा है ऑप्शन ए में, ये क्या कह रहा है? C4, यानी कार्बन 4 हैं और हाइड्रोजन आपका जो है H
वो आपका 10 है, यानी C4H10 ये आपका समान ब्यूटेन का संरचना सूत्र है। इस प्रकार से और भी अगर देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपका एक सेटिंग है जिसको बोलते हैं मिए पोवे पे हे ऑनडे, मिए पोवे पोवे पे हे ऑन डे। इस प्रकार से आपका सेटिंग है। तो मी से आपका मीथेन होता है, और मीथेन जब होता है मी से मीथेन, ए से एथेन समझेंगे, ध्यान से सुन करके लिख सकते हैं, अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं। मी से मीथेन, ए से एथेन, ओ से प्रोपेन, बे से ब्यूटेन, पे से पेंटेन, हे से हेक्टेन, हे से हेक्सेन, ओ से ऑक्टेन, एन से नॉनेन और डे से डेकेन। इस प्रकार से आपका है। तो मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन, डेकेन। इस प्रकार से 10 टोटल हैं। और इसकी अगर सूत्र की बात करें तो CH4 आपका मीथेन का होता है। एक आपका अगर याद हो जाता है आपको CH4 मीथेन का, तो बाकी अन्य को आप याद कर सकते हैं आसानी से। बस देख रहे हैं नंबरिंग आपका दिख रहा है, लाइन से आपका है 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, टोटल 10 हैं। तो यहाँ पे CH4 जब हो रहा है मीथेन के लिए, तो आप देख सकते हैं कार्बन की जो संख्या होगा वो आपका जैसे जैसे नंबरिंग बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपका कार्बन की संख्या होगा। तो C आपका एक यहाँ पे है छुपा हुआ, 2 में जा रहे हैं, 2 नंबर में एक्टन में, तो आपका C2 हो जाएगा क्योंकि 2 नंबर में है, तो C2 हो जाएगा। और H जो है इसमें कैसे बदलाव होगा, तो हर एक बार में +2 करते जाएंगे, हर एक बार में +2 करते जाएंगे। तो 4 यहाँ पे दिख रहा है मीथेन का, तो +2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इस प्रकार से C2H6 जो होगा वो एक्टेन का होगा। इसी प्रकार से आगे बढ़ाएंगे प्रोपेन, तो प्रोपेन है तो C आपका 3 नंबर पे है तो C3 कर देंगे, और H आपका 2 बढ़ाएंगे 6 में तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इस प्रकार से आगे बढ़ते रहेंगे, 4 नंबर में जाएंगे तो C4 हो जाएगा, और H आपका 10 हो जाएगा, H10। तो ब्यूटेन का भी यहाँ पर दिख भी रहा था C4H10, तो C4H10। इस प्रकार से आगे पेंटेन का अगर देखेंगे तो C आपका है ना 5 नंबर में तो 5 हो जाएगा, और H आपका 10 यहाँ पे था ब्यूटेन का, तो इसमें बढ़ा देंगे तो 12 हो जाएगा, C5H12। तो इस प्रकार से आगे आप याद कर सकते हैं, आसान है याद करना। और इस प्रकार से फिर इसका संरचना सूत्र बना सकते हैं, जो आपका ऑप्शन में दिख रहा है ये आपका संरचना सूत्र दिख रहा है ब्यूटेन का। इस प्रकार से अन्य का भी इसी प्रकार से संरचना सूत्र का निर्माण होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न नंबर 10 को। फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है? फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम, सही जवाब होगा ऑप्शन ए मेथनोइक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम जो है मेथनोइक अम्ल है। तो रसायनों को, केमिकलों को नाम रखने का एक सिस्टम यानी प्रणाली है जिसको बोलते हैं IUPAC। तो इसी प्रकार से आपका फॉर्मिक अम्ल का एक नाम दिया गया है IUPAC सिस्टम के तहत, मेथनोइक अम्ल, यानी फॉर्मिक अम्ल को मेथनोइक अम्ल भी कहा जाता है। तो IUPAC सिस्टम के अनुसार मेथनोइक अम्ल कहा गया है फॉर्मिक अम्ल को। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 11 देखेंगे। ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध पाए जाते हैं? ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध पाए जाते हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन बी 2। ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच 2 आबंध पाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 12। कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखना है कौन सा कार्बन यौगिक जो है सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। सही जवाब होगा ऑप्शन सी C2H4। C2H4 ये आपका कार्बनिक यौगिक जो है वो सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 13 देखें। कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है? कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए मीथेन, सबसे सरल आपका यौगिक है। प्रश्न नंबर 14। निम्न में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी C2H4 ये आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 15। ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन बी 6। ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के 6 परमाणु होता है। सबसे पहले प्रश्न आपको आया था अभी, ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, रासायनिक सूत्र, तो उसमें आप देखे होंगे कि ऑक्सीजन का 6 परमाणु है। प्रश्न नंबर 16 देखेंगे। क्लोरीन के परमाणु की 12वीं कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? क्लोरीन के परमाणु के 12वीं कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, सही जवाब होगा ऑप्शन सी 7। 7 आपका इलेक्ट्रॉन होता है, अनिसंयोजी इलेक्ट्रॉन होता है। तो क्लोरीन का परमाणु संख्या की बात करें तो 17 होता है, तो 17 से ही आपका निकाल सकेंगे अंतिम कक्षा में। तो पहला कक्षा में आपका 2 इलेक्ट्रॉन होगा, दूसरा कक्षा में देंगे तो आपका 8 हो जाएगा, तो 8 2 10, और बचा कितना लास्ट में 7। तो ये आपका 7 जो है अंतिम कक्षा का इलेक्ट्रॉन है जिसको संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 17। सल्फर परमाणु की 12वीं कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? इसके पहले क्लोरीन पूछ रहा था, अभी आपका सल्फर के परमाणु का 12वीं कक्षा बताना है। सही जवाब होगा ऑप्शन सी 6। सल्फर का आपका 6 होता है, इसका परमाणु संख्या 16 होता है। सल्फर का, सल्फर को गंधक भी कहते हैं, गंधक। परमाणु संख्या इसका 16 होता है, तो बनाएंगे तो 2 होगा पहला कक्षा में, दूसरा में आपका 8 होगा, तो 8 2 10, बचा कितना लास्ट में 6। इस प्रकार से आपका 6 आपका बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन है जिसको संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। भी संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन
बाहरी कक्षक इलेक्ट्रॉन कहलाता है। प्रश्न नंबर 18 देखेंगे, हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध बनते हैं? हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध बनते हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, एक आबंध। हाइड्रोजन के 2 परमाणु है, जैसे ए हाइड्रोजन है, ए भी आपका हाइड्रोजन है, तो दोनों आपका आधातु है। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या आपका 1 होता है, और 1 होता है तो इसके अंतिम कक्षक है और प्रथम कक्षक है, तो बात एक ही है। तो पहला कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, यही पहला कक्षा आपका अंतिम कक्षा भी कहलाएगा। तो अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो आपका आबंध जब बनता है यानी रासायनिक अभिक्रिया जब होता है तो उसमें अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन ही भाग लेते हैं, यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। तो इसका भी आपका 1 है, इसका भी आपका 1 आपका संयोजी इलेक्ट्रॉन है, तो यही दोनों आपका भाग लेगा। यहाँ पर देखेंगे दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन को साझा करेगा, तो साझा जब करेगा तो हाइड्रोजन भी 1 इलेक्ट्रॉन को साझा कर देगा, और ये भी हाइड्रोजन जो है दूसरा आपका हाइड्रोजन परमाणु ये भी 1 इलेक्ट्रॉन को साझा कर देगा। तो इस प्रकार से ये जो साझा किया हुआ इलेक्ट्रॉन है, एक एक इलेक्ट्रॉन, ये दोनों इलेक्ट्रॉन पे है ना, इस हाइड्रोजन का भी आपका अधिकार होगा और इस हाइड्रोजन का भी अधिकार ये दोनों इलेक्ट्रॉन पे होगा। इस प्रकार से हाइड्रोजन का है ना जो नज़दीकी आपका अक्रिय गैस हीलियम है उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को प्राप्त कर लिया है, ग्रहण कर लिया है। इस प्रकार से आबंध का निर्माण हो गया है, तो एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा किया है तो एकल आबंध बन रहा है। क्या बन रहा है? एकल आबंध, यानी सिंगल बॉन्ड का निर्माण हो रहा है, क्योंकि आपका एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा किया गया, इसीलिए सिंगल बॉन्ड का निर्माण यानी एकल आबंध, एकल बंधन बन रहा है। अगर 2-2 इलेक्ट्रॉन का साझा करता तो आपका द्वितीय आबंध बनता यानी डबल बॉन्ड बनता। अगर 3-3 इलेक्ट्रॉन का साझा किया जाता तो आपका त्रि आबंध यानी ट्रिपल बॉन्ड का निर्माण होता। तो यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा हो रहा है, इसलिए सिंगल बॉन्ड है यानी एकल आबंध है, एकल आबंध यानी एक आबंध है। 2-2 करता इलेक्ट्रॉन का साझेदार, यहाँ पे एक हाइड्रोजन दिया, दूसरा हाइड्रोजन भी 1 दिया था, तो एक का साझा हुआ इसलिए एकल आबंध है। 2-2 का साझा होता तो द्वितीय आबंध होता, 3-3 का साझा होता तो त्रि आबंध होता। इससे भी पूछ सकता है कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में जो अभिक्रिया हो रहा है ये कौन सा अभिक्रिया है? तो सहसंयोजी अभिक्रिया हो रहा है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 19, एल्केन का समान सूत्र है। एल्केन का समान सूत्र सही जवाब होगा ऑप्शन सी, CnH2n+2, ये आपका एल्केन का समान सूत्र है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 20, ग्लूकोज में कार्बन के कितने अणु होते हैं? इसके पहले ऑक्सीजन का अणु पूछा गया था ग्लूकोज में, अभी कार्बन का पूछा जा रहा है। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 6। तो आप जानते होंगे ग्लूकोज का सूत्र C6H12O6 यानी 6-12-6। तो इस प्रकार से कार्बन का भी 6 आपका हो रहा है, ऑक्सीजन का भी 6 हो रहा है, तो ग्लूकोज में कार्बन के 6 अणु हैं। प्रश्न नंबर 21 देखेंगे, नाइट्रोजन के द्विपरमाणु अणु में कैसा आबंध होगा? नाइट्रोजन के द्विपरमाणु अणु में कैसा आबंध होगा? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, त्रिआबंध। नाइट्रोजन के द्विपरमाणु अणु में त्रिआबंध होगा। अब जानते हैं कि नाइट्रोजन का परमाणु संख्या जो होता है वो 7 होता है, तो परमाणु संख्या 7 है, इसके अंतिम कक्षा का इलेक्ट्रॉन कितना होगा? जिसको संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो पहला कक्षा में 2 देंगे, दूसरा कक्षा में आपका 5 रहेगा, तो ये आपका 2 के बाद जो 5 आपका है अंतिम कक्षा का इलेक्ट्रॉन है जो संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाता है। तो नाइट्रोजन के कितने आपका संयोजी इलेक्ट्रॉन? 5 हैं, तो 5 को यहाँ पर दिखा देंगे, 1 2 3, इधर से भी आपका लेंगे 1 2 3, तो 3 2 5 हो गया। तो 5 जब हो जाएगा तो यहाँ पर देखेंगे 3-3 इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा, 3-3 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करेगा, तो 3-3 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करेगा, तो 1 और 1 2 तो यहाँ पे था, 3-3 को साझेदारी कर रहा है इस प्रकार से 3-3 को, ये भी नाइट्रोजन आपका 3 को दे दिया, तो आपका बचा क्या? इसका 1 यहाँ बचा, 1 यहाँ बचा, 3-3 को साझेदारी 3-3 6 को हो गया, तो 6 को, तो 6 पे आपका इसका भी अधिकार है ना, और इसका भी अधिकार है 6 पे। तो इस प्रकार से 2 को और 6 को, तो 8 को हो जाता है, और नाइट्रोजन जो है अपने नजदीकी अक्रिय गैस का संयोजी इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है, प्राप्त कर लेता है। तो इस प्रकार से आबंध बन जाता है। तो 3-3 इलेक्ट्रॉन का साझा कर रहा है तो ट्रिपल आबंध यानी ट्रिपल बॉन्ड का निर्माण हो रहा है, त्रिआबंध बन रहा है, क्योंकि 3-3 इलेक्ट्रॉन का साझा कर रहे हैं और अपने नजदीकी अक्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को ग्रहण कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 22 देखेंगे, एल्डिहाइड का प्रकार्यात्मक समूह निम्नलिखित में से कौन है? या कह सकते हैं अथवा में है ना, CHO अभिक्रिया मूलक को क्या कहते हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, एल्डिहाइड। प्रश्न नंबर 23, एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है? इसके पहले फॉर्मिक अम्ल का पूछा गया था, IUPAC नाम, अभी एसिटिक अम्ल का बताना है। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, एथेनोइक अम्ल। एसिटिक अम्ल का एथेनोइक अम्ल IUPAC नाम है। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। प्रश्न नंबर 24, कार्बन एक अनूठा परमाणु है क्योंकि? ध्यान से ऑप्शन को पढ़ेंगे, कार्बन एक अनूठा परमाणु है। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी कारणों से। कार्बन अन्य दूसरे कार्बन से जुड़कर लंबी श्रृंखला बनाने की क्षमता रखता है, कार्बन के यौगिकों की संख्या सर्वाधिक है, और तीसरा जो है C नंबर में, वो जंतु एवं वनस्पति जगत में उपस्थित यौगिक मुख्यतः कार्बन के बने होते हैं, यानी जंतु जगत और वनस्पति जगत के जितने भी प्राणी हैं वो सभी आपका कार्बन के बने होते हैं। तो आपका सभी आपका
कार्बन है, जिसके कारण कार्बन एक अनूठा परमाणु है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 25, प्रोपेन का आणविक सूत्र C2H8 इनमें से है, यानी प्रोपेन का आणविक सूत्र दिया हुआ है C2H8, इसके पहले हम चर्चा किए हैं सेटिंग के साथ, तो इसमें बताना है कितना आबंध का निर्माण होगा। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 10 सहसंयोजक आबंध बनेगा, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन दोनों आपका धातु है, तो धातु और धातु के बीच में जो आबंध बनता है वो आपका सहसंयोजक आबंध ही बनता है। तो प्रोपेन का सूत्र आपका दिया हुआ है C2H8। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 26 देखेंगे, कार्बन क्या है? कार्बन क्या है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, उपधातु। कार्बन उपधातु है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 27, निम्न में से कौन मुख्यतः बायोगैस है? बायोगैस कौन है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, CH4, जिसको बोलते हैं मीथेन। तो ये आपका बायोगैस है मीथेन, CH4। प्रश्न नंबर 28, 1 पिकोमीटर बराबर होता है? 1 पिकोमीटर बराबर होता है। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 10 के पावर माइनस 12 मीटर। 10 के पावर माइनस 12 मीटर। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 29, C OOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अम्ल। C OOH अभिक्रियाशील मूलक को अम्ल कहते हैं। प्रश्न नंबर 30, एक अणुसूत्र परंतु विभिन्न संरचना वाले यौगिकों को क्या कहते हैं? एक अणुसूत्र होगा लेकिन संरचना सूत्र अनेक होंगे, तो वैसे यौगिक क्या कहलाएंगे? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, समावयवी। यानी एक अणुसूत्र हो रहा है लेकिन संरचना सूत्र आपका कई को बन रहा है, 2 या 2 से ज़्यादा बन रहा है संरचना सूत्र, तो वैसे आपका जो आपका यौगिक होता है वो समावयवी कहलाता है। प्रश्न नंबर 31, एल्काइन श्रेणी के सदस्यों का समान सूत्र होता है? एल्काइन श्रेणी के सदस्यों का समान सूत्र। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, CnH2n। CnH2n आपका एल्काइन श्रेणी के सदस्यों का समान सूत्र है। प्रश्न नंबर 32, कार्बनिक यौगिकों में निम्नांकित में से गुण पाए जाते हैं? कार्बनिक यौगिकों में निम्नांकित में से कौन सा गुण पाया जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, इनके क्वथनांक अथवा द्रव्यनांक निम्न होते हैं। क्वथनांक और द्रव्यनांक दोनों आपका निम्न होता है कार्बनिक यौगिकों का, क्योंकि मुलायम होता है कार्बनिक यौगिक, इसलिए आपका क्वथनांक निम्न होता है और द्रव्यनांक भी आपका निम्न होता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 33, फुलेरिन अपरूप है? फुलेरिन किसका अपरूप है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कार्बन का। कार्बन का 3 अपरूप है, फुलेरिन भी है, फिर आपका ग्रेफाइट भी है और एक आपका हीरा भी है। तो हीरा, ग्रेफाइट और फुलेरिन ये तीनों आपका कार्बन का अपरूप है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 34, वायुमंडल में CO2 गैस उपस्थित है, कितना %? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 0.03%। प्रश्न नंबर 35, सरलतम हाइड्रोकार्बन है? ये प्रश्न रिपीट हो रहा है, इसके पहले भी आया है। सरलतम हाइड्रोकार्बन, सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मीथेन। प्रश्न नंबर 36, निम्नांकित में कौन उपधातु है? उपधातु कौन है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, Sb। Sb जो है आपका उपधातु है। और आगे बढ़ने से पहले बता दें कि इस चैनल पर जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा लें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने चाहने वालों के साथ, दोस्तों के साथ शेयर करें जिनको मैट्रिक का एग्ज़ाम देना है। और लाइक तो बनता ही है, लाइक ज़रूर करें। लाइक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लाइक जो आप करेंगे वही आपका इस चैनल पे आपका अटेंडेंस होगा, तो लाइक ज़रूर करें। और इस तरह से आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, वीडियो पे व्यू बढ़ाएंगे, तो इस तरह के अच्छे कंटेंट के साथ और भी वीडियो उपलब्ध कराते रहेंगे। यानी टारगेट है 95% का, 95% नंबर आप लोग को उठाना है। तो 95% मैट्रिक के एग्जाम में नंबर अगर उठाना है, अपने नंबर को इंक्रीज करना है, बढ़ाना है, तो ऐसे स्थिति में आपको ढंग से ध्यान से बैठ करके इस टेस्ट सीरीज को लगाना है। और टेस्ट सीरीज लगाने के बाद आप अपने आप को मोटिवेट हो जाना है। चलिए आगे शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 37, कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर बनाता है, यानी कार्बन जो है हाइड्रोजन के साथ संयोग करके क्या बनाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, हाइड्रोकार्बन। कार्बन हाइड्रोजन से संयोग करता है और हाइड्रोकार्बन बनाता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 38, इथाइल अल्कोहल अणुसूत्र होता है? इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र, सही जवाब होगा ऑप्शन बी, C2H5OH। C2H5OH ये आपका इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र है। प्रश्न नंबर 39, एल्काइन कौन है? एल्काइन,
सही जवाब होगा ऑप्शन सी C2H2, ये अल्काइन है। प्रश्न नंबर 40, लेस देन सी इक्वल टू जीरो क्रियाशील मूलक का क्या नाम है? लेस देन सी इक्वल टू जीरो क्रियाशील मूलक का नाम क्या है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए कीटोन। प्रश्न नंबर 41, इथिन के एक अणु में कार्बन के दो परमाणुओं के बीच आबंध की संख्या क्या है? इथिन के एक अणु में कार्बन के दो परमाणुओं के बीच आबंध की संख्या, कितने आबंध बनते हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन डी 4 आबंध। प्रश्न नंबर 42, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है? सबसे पहले ग्लूकोज का पूछा गया था, अभी चीनी का पूछा जा रहा है। सही जवाब होगा ऑप्शन सी C12H22O11, 12-22-11, C12H22O11 ये चीनी का रासायनिक सूत्र है। प्रश्न नंबर 43, COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन डी एल्डिहाइड, माने COOH अभिक्रियाशील मूलक को एल्डिहाइड कहते हैं। आप लोग कमेंट करके बताइए कमेंट बॉक्स में यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या होगा। प्रश्न नंबर 44, N2 अणु में नाइट्रोजन परमाणु के बीच कितने सहसंयोजक आबंध होते हैं? ये भी प्रश्न आपका रिपीट हो रहा है। सही जवाब होगा ऑप्शन सी 3, बताकर गए थे पीछे। प्रश्न नंबर 45, OH का क्रियाशील मूलक कौन है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी एल्कोहल। प्रश्न नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन सा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, सही जवाब होगा ऑप्शन सी C6H6। प्रश्न नंबर 47, इथाइल अल्कोहल का व्यापारिक उत्पादन किस रासायनिक क्रिया के द्वारा किया जाता है? इथाइल अल्कोहल का व्यापारिक उत्पादन किस रासायनिक क्रिया द्वारा किया जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए किण्वन, किण्वन के द्वारा इथाइल अल्कोहल का उत्पादन किया जाता है। प्रश्न नंबर 47 के बाद देखेंगे आगे 48, एसिटिलीन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन बी 3। प्रश्न नंबर 49, बेंजीन का अणुसूत्र क्या है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी C6H6 बेंजीन का अणुसूत्र है। प्रश्न नंबर 50, COOH किसका सामान्य सूत्र है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए एल्केन का। प्रश्न नंबर 51, इथिलीन में कार्बन कार्बन के बीच दो आबंध मौजूद हैं जिनमें बताना है कितना सिग्मा और कितना पाई बॉन्ड का निर्माण होगा इथिलीन में कार्बन कार्बन के बीच। सही जवाब होगा ऑप्शन डी 2 इलेक्ट्रोवायलेंट आबंध बनेगा। इथिलीन में कार्बन कार्बन के बीच 2 इलेक्ट्रोवायलेंट आबंध का निर्माण होगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 52, मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन बी 4, मीथेन में 4 सहसंयोजक बंधन होते हैं। प्रश्न नंबर 53, कार्बोनिक समूह को सूचित किया जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी -COOH। एल्केन में कार्बन परमाणु के बीच रहता है, एल्केन में कार्बन परमाणु के बीच रहता है। सही जवाब होगा ऑप्शन ए Fe, एल्केन में कार्बन परमाणु के बीच Fe यानी लोहा, लोहा जिसे कह सकते हैं आयरन। एल्केन में कार्बन परमाणु के बीच आयरन यानी लोहा रहता है। प्रश्न नंबर 55, निम्नलिखित में सहसंयोजक बंधन है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी HCl, इसमें आपका सहसंयोजक बंधन है, क्योंकि सहसंयोजक बंधन के लिए एक अधातु और सहसंयोजक बंधन बनने के लिए एक अधातु और दूसरा भी अधातु होना चाहिए। और अगर धातु और अधातु है, एक अधातु एक धातु, तो ऐसी स्थिति में आयनिक बंधन का निर्माण होता है। पीछे बताकर गए थे। प्रश्न नंबर 56, जब एथेनॉल को सांद्र H2SO4 के साथ 170 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है तब क्या बनता है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी C2H4। प्रश्न नंबर 57, मीथेन किसका उदाहरण है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए संतृप्त हाइड्रोकार्बन का। प्रश्न नंबर 58, निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन में 3 आबंध होते हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन सी C3H4। C3H4 जो हाइड्रोकार्बन है इसके बीच में 3 आबंध होता है। प्रश्न नंबर 59, कार्बोनिक ग्रुप प्रतिकारक कौन है? कार्बोनिक ग्रुप का प्रतिकारक। सही जवाब होगा ऑप्शन बी
लेस देन CO। प्रश्न नंबर 60, निम्नलिखित में कौन सा संयोजी यौगिक है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए CH4। ऐसा संयोजी यौगिक है। बाकी जो आपका दिख रहा है ये सभी आपका आयनिक यौगिक है। आयनिक यौगिक या कह सकते हैं वैद्युत संयोजन यौगिक। प्रश्न नंबर 61, निम्नलिखित में कौन युग्म समावयवी है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी CH4 और C2H6। प्रश्न नंबर 62, इथेन का आणविक सूत्र C2H6 है, इनमें कितने अवंध होगा? सही जवाब होगा ऑप्शन बी 7 सहसंयोजक अवंध होगा। प्रश्न नंबर 63, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी हीरा। कार्बन का आपका प्रूफ है हीरा, जो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। प्रश्न नंबर 64, हाइड्रोकार्बन कौन है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी C6H12O6। ये आपका ग्लूकोज का सूत्र है और ये आपका हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन में कार्बन और हाइड्रोजन तो होना जरूरी है। नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 65, एल्केन का समान सूत्र है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी CnH2n+2। CnH2n+2 ये आपका एल्केन का समान सूत्र है। एल्केन अगर पूछेगा एल्काइन, एल्किन, एल्केन ये 3 होता है। तो यहाँ पे एल्केन आपका दिख रहा है CnH2n+2। H2n+2 तो ये आपका एल्केन है। तो यहाँ पे याद कैसे करना है? तो काका की आप लोग को आता होगा। तो पहले का होता है उसके बाद का होता है। तो का होता है तब की होता है तब आपका के होता है, यानी लगातार नहीं होता है। की के बाद फिर आपका दीर्घाई की होता है, फिर कू होता है। लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए सीरीज तो का होगा उसके बाद ही आपका की होगा, तभी आपका के होगा। इस प्रकार से याद कर सकते हैं का की के। तो यहाँ पे क्या होगा? सूत्र की बात करें तो सूत्र में सब में तो आपका CN होगा, CN होगा। अब बात रहा यहाँ पे H2n, उसके बाद H2n। तो H2n यहाँ पे -2 हो जाएगा, उसके बाद माइनस हट जाएगा तो प्लस आ जाएगा। -2 में अगर जोड़ा जाए +2 यानी बढ़ेगा, +2 बढ़ाते जाएंगे तो क्या होगा? ये आपका खत्म हो जाएगा प्लस माइनस, तो खाली 2n बचेगा। उसके बाद फिर +2 करेंगे तो आपका 2 यहाँ पे बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 66, कार्बनिक यौगिकों का आवश्यक तत्व है? कार्बनिक यौगिकों का आवश्यक तत्व सही जवाब होगा ऑप्शन ए कार्बन। कार्बनिक यौगिकों का आवश्यक तत्व कार्बन है, क्योंकि कार्बनिक यौगिक में कार्बन का होना आवश्यक है। निम्नलिखित में कौन विद्युत संयोजी यौगिक है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी NaCl। ये विद्युत संयोजी यौगिक है, क्योंकि एक आपका धातु इसमें है Na यानी सोडियम, और Cl आपका धातु है। तो विद्युत संयोजी यौगिक तो होगा ही। बाकी समय आप देख रहे होंगे अधातु खाली है। इस प्रकार से अधातु रहेगा तो आपका सहसंयोजन यौगिक होगा, सहसंयोजी यौगिक। और धातु होगा, एक धातु एक अधातु, तो विद्युत संयोजी यौगिक यानी आयनिक यौगिक होगा। इसी को आयनिक यौगिक भी कहते हैं। विद्युत संयोजी यौगिक कहें या आयनिक यौगिक कहें। नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 68 देखेंगे। कार्बनिक यौगिकों का आवश्यक तत्व है? कार्बनिक यौगिकों का आवश्यक तत्व सही जवाब होगा ऑप्शन ए, रिपीट होता है कार्बन। प्रश्न नंबर 69, निम्नलिखित में कौन आयनिक यौगिक है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी NaCl। अभी बताकर गए थे आयनिक यौगिक है या विद्युत संयोजी यौगिक है। प्रश्न नंबर 70, गैस जल में घुलकर कौन सा अम्ल बनाती है? गैस जल में घुलती है तो कौन सा अम्ल बनाती है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए कार्बोनिक अम्ल बनाती है। प्रश्न नंबर 71, ब्यूटेनॉन चतुर्कार्बन यौगिक है जिसका प्रकार्यात्मक समूह क्या है? ब्यूटेनॉन चतुर्कार्बन यौगिक है जिसका प्रकार्यात्मक समूह क्या है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी कीटोन। प्रश्न नंबर 72, कौन सा हाइड्रोकार्बन कमरे के ताप पर ठोस होता है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी C2OH42। ये आपका कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में होता है। कौन सा हाइड्रोकार्बन कमरे के ताप पर ठोस होता है?
कौन सा हाइड्रोकार्बन कमरे के ताप पर ठोस होता है? यहाँ पे ध्यान देंगे, C2OH4 है। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, C2OH4। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 73, जब इथेनॉल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म किया जाता है तब क्या बनता है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, C2H4। प्रश्न नंबर 74, अणुसूत्र C5H12 के कितने श्रृंखला समावयवी होंगे? C5H12 के कितने श्रृंखला समावयवी होंगे? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 3। प्रश्न नंबर 75, कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, एथाइन। प्रश्न नंबर 76, निम्न में किसके जल अपघटन में मीथेन बनता है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, Al4C3। Al4C3 के जल अपघटन में मीथेन बनता है। प्रश्न नंबर 77, निम्न में कौन सी गैस धातु वेल्डिंग में प्रयुक्त होती है? धातु वेल्डिंग, लोहा का वेल्डिंग करना होता है तो ऐसे स्थिति में किस गैस का उपयोग होता है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, एसिटिलीन। एसिटिलीन गैस का उपयोग धातु वेल्डिंग में किया जाता है। और कृत्रिम तरीके से फलों को पकाने के लिए, कृत्रिम तरीके से फलों को पकाना है तो ऐसी स्थिति में एसिटिलीन गैस का उपयोग होता है। और एथिलीन गैस का उपयोग प्राकृतिक तरीके से फलों को पकाने के लिए किया जाता है। यानी पेड़ में जो फल पकता है वो प्राकृतिक तरीके से एथिलीन गैस की वजह से पकता है, और कृत्रिम तरीके से पकाना है तो एसिटिलीन गैस का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 78, विस्मित सूर्य के प्रकाश में मीथेन क्लोरीन के आधिक्य में अभिक्रिया करके क्या देता है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, CCl4। यानी डिफ्यूज सूर्य के प्रकाश में मीथेन क्लोरीन के आधिक्य में अभिक्रिया जब करता है तो CCl4 देता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 79, एल्कोहल बनाने में शर्करा का किण्वन किसकी क्रिया से होती है? एल्कोहल का जब निर्माण होता है तो शर्करा का किण्वन किसकी क्रिया से होता है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, एंजाइम। एंजाइम की क्रिया से आपका शर्करा का किण्वन होता है, तब जाके अल्कोहल का निर्माण होता है। प्रश्न नंबर 80, ओलेइक सिस्टियरिक पामिटिक अम्ल है। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, बसीय अम्ल है। ओलेइक, सिस्टियरिक और पामिटिक जो अम्ल है वो आपका बसीय अम्ल है, फैटिक एसिड कह सकते हैं। प्रश्न नंबर 81, निम्नलिखित में मीथेन किसका उदाहरण है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, संतृप्त हाइड्रोकार्बन का उदाहरण है मीथेन। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 82, हीरे में कार्बन परमाणु को बांधे रखने वाले कौन से बंध हैं? हीरा में कार्बन परमाणु को बांधे रखने वाला कौन सा बंध है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सहसंयोजी बंध है। प्रश्न नंबर 83, संतृप्त वसा स्वास्थ्य के लिए होते हैं। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, हानिकारक। संतृप्त वसा जो होता है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, लेकिन असंतृप्त वसा जो है वो आपका स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 84, प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण किसने किया था? प्रथम कार्बनिक यौगिक है यूरिया। पूछ सकता है कि प्रथम कार्बनिक यौगिक क्या है, तो यूरिया बताइएगा, लेकिन यहाँ पे बताना है कि संश्लेषण किसने किया था सबसे पहले यूरिया का। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, बोहर ने किया था, नील्स बोहर। पूरा नाम नील्स बोहर, इन्होंने आपका यूरिया का संश्लेषण किया था, यूरिया का निर्माण किया था। प्रश्न नंबर 85, जीवन शक्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? जीवन शक्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन, सही जवाब होगा ऑप्शन ए, बर्जिलियस ने किया था जीवन शक्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन। प्रश्न नंबर 86, प्रयोगशाला में संश्लेषित पहला कार्बनिक यौगिक क्या है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, NH2CO NH2 NH2CO NH2, इसको आप कह सकते हैं यूरिया। प्रश्न 87, कार्बनिक यौगिकों में तत्वों के संयोग का आधार होता है प्रायः। तत्वों के संयोग का आधार क्या होता है कार्बनिक यौगिकों में? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सहसंयोजकता। प्रश्न नंबर 88, एक ब्यूटीन तथा दो ब्यूटीन किस प्रकार के समावयवी हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, स्थान समावयवी है। प्रश्न नंबर 89, निम्न में से कौन योगशील अभिक्रियाएं प्रदर्शित करता है? योगशील अभिक्रियाएं, सही जवाब होगा ऑप्शन बी, एल्किन। ये आपका योगशील अभिक्रिया प्रदर्शित करता है, एल्किन। प्रश्न नंबर 90, निम्न में कौन सा अल्कोहल जल में सबसे कम विलेय है? जल में सबसे कम विलेय अल्कोहल कौन सा है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, CH3 CH2 CH2 CH2OH, ये आपका अल्कोहल में सबसे कम विलेय है।
नेक्स्ट प्रश्न नंबर 91, CH3 CH2OH व CH3O CH3 किस प्रकार के समावयवी हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, क्रियाशील समावयवी। प्रश्न नंबर 92, C60 फ्लोरीन की आकृति किसके जैसी होती है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, फुटबॉल के जैसा। फ्लोरीन की आकृति जो है वो फुटबॉल के जैसा होता है। अगर पूछेगा हीरा का और ग्रेफाइट का आकृति, तो हीरा का आप कह सकते हैं चतुष्कोणीय और ग्रेफाइट का षष्ठकोणीय। षष्ठकोणीय 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 आपका ग्रेफाइट का, हीरा का चतुष्कोणीय होगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 93, आयोडीन को निम्न में किस द्रव में घोलने से टिंचर आयोडीन बनता है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, एथिल अल्कोहल। आयोडीन को एथिल अल्कोहल में घोलने से टिंचर आयोडीन का निर्माण होता है। प्रश्न नंबर 94, CH3O C2H5 का IUPAC प्रणाली के अनुसार नाम क्या है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मैथॉक्सी एथेन। प्रश्न नंबर 95, निम्नलिखित में कौन सा युग्म जो है वो समजात है? निम्नलिखित युग्म में कौन समजात है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, प्रोपनॉन और ब्यूटेनॉन, ये दोनों आपका समजात हैं। प्रश्न नंबर 96, डालडा में उपस्थित वसा अम्ल किस प्रकृति का होता है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, संतृप्त। डालडा में उपस्थित वसा अम्ल संतृप्त आपका प्रकृति का होता है। प्रश्न नंबर 97, 1 ब्यूटीन और 2 मेथिन 1 प्रोपीन प्रदर्शित करते हैं। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, श्रृंखला समावयवता को। प्रश्न नंबर 98, एक कार्बनिक यौगिक एक ही अभिक्रिया NaHCO3 के संतृप्त जलीय घोल से कराने पर फटाफट के साथ CO2 गैस मुक्त होती है। निम्न में से एक कौन सा यौगिक है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, एथेनोइक अम्ल है। ये जो यहाँ पे है एथेनोइक अम्ल है, और इसी कार्बनिक यौगिक एथेनोइक अम्ल का अभिक्रिया जब NaHCO3 के संतृप्त जलीय घोल से जब कराते हैं तो फटाफट करते हुए CO2 गैस छोड़ा जाता है। प्रश्न नंबर 99, उच्च अल्कोहल के हाइड्रोजन सल्फेट व्युत्पन्न के सोडियम लवण क्या कहलाते हैं? उच्च अल्कोहल के हाइड्रोजन सल्फेट व्युत्पन्न के सोडियम लवण क्या कहलाते हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अपमार्जक। उच्च अल्कोहल के हाइड्रोजन सल्फेट व्युत्पन्न के सोडियम लवण अपमार्जक कहलाता है। प्रश्न नंबर 100, एल्डिहाइड श्रेणी के यौगिकों में निम्नांकित में कौन क्रियाशीलता समूह विद्यमान होता है? क्रियाशीलता समूह। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, CHO -CHO एल्डिहाइड श्रेणी के यौगिकों में क्रियाशीलता समूह विद्यमान होता है। प्रश्न नंबर 101, कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर एस्टर बनाने वाला यौगिक कौन है? कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके एस्टर बनाने वाला यौगिक कौन है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, एल्कोहल। 102, एथेनॉल को निम्नांकित में से किस ऑक्सीकारक के साथ गर्म करके एथेनोइक अम्ल बनाया जाता है? एथेनोइक अम्ल। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। क्षारीय KMnO4 और अम्लीय K2Cr2O7 के साथ जब एथेनॉल को गर्म करते हैं तो एथेनोइक अम्ल बन जाता है। 103, एथिन को जब CCl4 की उपस्थिति में Br2 के साथ अभिक्रित किया जाता है तब कौन सा यौगिक बनता है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 1,2 डाइब्रोमोएथेन। डाइब्रोमोएथेन। प्रश्न नंबर 104, IUPAC प्रणाली द्वारा एसिटिलीन श्रेणी के यौगिकों का नामकरण करते समय संगत वाले एल्केन के नाम से एन अनुलग्न हटाकर जोड़ा जाता है। IUPAC प्रणाली द्वारा एसिटिलीन श्रेणी के यौगिकों का नामकरण करते समय संगत वाले एल्केन के नाम से एन हटा करके अनुलग्न के रूप में क्या जोड़ा जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, आइन। संगत वाले एल्केन के नाम से एन अनुलग्न हटा करके आपका आइन जोड़ दिया जाता है, आइन को हटा दिया जाता है, आइन जोड़ दिया जाता है। 105, एक कार्बनिक यौगिक एक ही अभिक्रिया NaHCO3 के संतृप्त जलीय घोल से कराने पर फटाफट के साथ CO2 गैस मुक्त होती है, तो निम्न में से एक कौन सा यौगिक है? ये रिपीट हो रहा है प्रश्न। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, एथेनोइक अम्ल। प्रश्न नंबर 106, लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन समावयवी है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, एथिल अल्कोहल और डाइमेथिल ईथर, ये दोनों आपका समावयवी है।